नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पर। तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम उत्तराखंड इतिहास की यहाँ पर नई वीडियो लेकर आ रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिसने भी हमारी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं वो उनको पहले देख ले, ठीक है। जिसमें हमने बता रखा है कि उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिक काल और ऐतिहासिक काल में जो प्राचीन काल है वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की जो स्थापना है वो 700 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है वो भी कत्यूरी राजवंश को कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है इसको। और दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक बसंत देव को कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है वह कौन सा है। तो आप वहाँ पर क्या आंसर करोगे कि कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, ठीक है। तो दोस्तों जो इसकी प्रथम राजधानी थी, इसकी राजधानी क्या थी, जोशीमठ, जो कि पहले चमोली में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो पहली राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी वो जोशीमठ थी, ठीक है। तो दोस्तों बाद में इसकी राजधानी स्थानांतरित करके बैजनाथ कर दी गई, ठीक है, जो कि बागेश्वर में स्थित है। तो दोस्तों इसके जो हमको स्रोत मिलते हैं, कत्यूरी राजवंश के जो स्रोत मिलते हैं हमको, वह बागेश्वर, कांडारा हो गया, पांडुकेश्वर हो गया एवं बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं इसके ताम्रलेख हमको, ठीक है। और जो कत्यूरी वंश के जो राजा थे वो कार्तिकेय की पूजा किया करते, ठीक। और दोस्तों ये वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है इस इनके शासनकाल को, ठीक है। कत्यूरी राजवंश के शासनकाल को वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम कार्तिकेय राजवंश के परिवारों को पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें प्रथम परिवार था बसंत देव का राजवंश, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो बसंत देव थे। यह कार्तिकेयपुर का जो प्रथम परिवार था, इसके स्रोत हमको कहाँ से मिलते हैं, इसके स्रोत हमको बागेश्वर त्रिभुवन शिलालेख से मिलते हैं, ठीक है। और इसको परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी प्राप्त थी, किसको, बसंत देव को, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे खरपर देव वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों खरपर देव वंश के जो संस्थापक है वो खरपर देव थे, ठीक है। इनके नाम पर ही खरपर देव वंश इस वंश का नाम पड़ा। तो दोस्तों इनका एक पुत्र था जिसका नाम कल्याण राज था, ठीक है। और खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक था वो त्रिभुवन राज था, ठीक है। तो दोस्तों त्रिभुवन राज खरपर देव वंश का क्या था, अंतिम शासक था। और इनके स्रोत हमको कहाँ से मिलते हैं, इनके स्रोत हमको बागेश्वर का जो त्रिभुवन राज शिलालेख है वहाँ पर से हमको खरपर देव वंश के जो स्रोत मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम निम्बर वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। निम्बर वंश क्या है, द्वितीय, जो कि कार्तिकेयपुर का जो द्वितीय परिवार है, ठीक है। और इसके संस्थापक निम्बर देव को माना जाता है। तो दोस्तों निम्बर देव को इसका संस्थापक माना जाता है। निम्बर वंश का जो सर्वाधिक उल्लेख हमको पांडुकेश्वर, जो कि जोशीमठ के ताम्रपत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो कि जोशीमठ में स्थित है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि निम्बर वंश का जो हमको सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है वो किस ताम्रपत्र से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या आंसर करोगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो कि जोशीमठ में स्थित है। तो दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की जो प्रमुख भाषा है वो क्या है, संस्कृत है, ठीक है। इसकी जो मुख्य भाषा है, तो दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में आपका लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम निम्बर वंश के कुछ जो मुख्य शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों निम्बर, सबसे पहले तो निम्बर के बारे में देखेंगे हम। यह निम्बर वंश का संस्थापक था, इसे शत्रुअंता भी कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसे शत्रुअंता के नाम से भी जाना जाता है जो निम्बर है, ठीक है। तो दूसरा है ईष्टगण, इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो दोस्तों इससे इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया, तो आप वहाँ पर आंसर करोगे ईष्टगण ने, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला है ललितसुर। तो दोस्तों ललितसुर एक यह महान निर्माता था, एक यह, ठीक है। इसे 12 अवतार की उपाधि भी प्राप्त है। तो दोस्तों ये 12 अवतार की प्राप्ति से लेकर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 12 अवतार किसे कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप वहाँ पर क्या आंसर करोगे, ललितसुर देव को 12 अवतार की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर भूदेव के बारे में, ठीक है। ललितसुर देव का जो पुत्र था भूदेव निम्बर वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि निम्बर देव वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या बताओगे, भूदेव। और यह किसका पुत्र था, यह ललितसुर देव का पुत्र था, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। तो आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अंतिम जो परिवार है, ठीक है। कार्तिकेयपुर वंश का जो अंतिम परिवार है वो सलोड़द्वितीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना इच्छड़ देव ने की थी, ठीक है। और इच्छड़ देव के बाद
के राजा यहाँ पर देशदेव हो गए, पद्मदेव हो गए और सुमिक्ष राजदेव हो गए। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में इतनी जानकारी हमको प्राप्त है। अब हम पढ़ेंगे आगे के शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन। ठीक है, शंकराचार्य का अब हम उत्तराखंड में आगमन देखेंगे। ठीक है, शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे। शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन कब हुआ? कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन किस राजवंश के समय हुआ? तो आप क्या वहाँ पर क्या आंसर करोगे? कार्तिकेय राजवंश के टाइम पर हुआ करके। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। ठीक है, सबसे पहला है ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, दूसरा है श्रृंगेरी मठ, तीसरा है द्वारिका शारदा पीठ और चौथा हमारा क्या है? पुरी गोवर्धन पीठ। ठीक है, तो दोस्तों सन 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि किस जगह पर शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था? ठीक है, तो आप आंसर क्या करोगे? केदारनाथ में। ठीक है, और कब? 820 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कत्यूरीपुर राजवंश का जो राज्य प्रशासन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए आप। तो दोस्तों प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा करता था। ठीक है, जो प्रांतपाल होता था, और घट्टपाल गिरिद्वारों पर रक्षक का कार्य करता था, और वर्मपाल सीमावर्ती भागों में आने जाने वाले व्यक्तियों पर निगाह रखता था। ठीक है, और नदी घाटियों पर आगमन की सुविधा पर कर वसूली करता था। तो दोस्तों उसी के साथ हम सेना और सैन्य अधिकारी देखें तो यहाँ पर पदातिक कौन होते थे? पदातिक वे होते थे जो पैदल यात्रा करते थे, वे सेना होती थी। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर की है वो अश्वारोही, इसे अश्वबालाधिकृत भी कहा जाता है। ठीक है, ये घोड़ों पर यात्रा करने वाली सेना होती थी। ठीक है, और तीसरा है गजारोगी। गजारोगी यानी मतलब हाथी पर बैठकर जो सेना, हाथी पर बैठने वाली जो सेना होती थी उसे गजारोगी कहा जाता था। और दोस्तों जो लास्ट है वो उष्ट्रारोही है। ठीक है, जो ऊँट पर यात्रा करते थे। ठीक है, ऊँट पर जो सेना बैठती थी उसे क्या कहता है? उष्ट्रारोही कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अब उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल में हम मध्यकाल को पढ़ेंगे। ठीक है, मध्यकाल में कत्यूरी वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके स्रोत हमको कुमाऊँ में लोक गाथाओं में मिलते हैं। ठीक है, और इसके संस्थापक बसंत देव हैं। तो दोस्तों मध्यकाल में कत्यूरी वंश के जो संस्थापक हैं वो बसंत देव हैं, और वैसे भी बसंत देवी इसके संस्थापक माने जाते हैं जब कार्तिकेय राजवंश इसको कहा जाता था। ठीक है, और प्रारंभ में इसकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी, लेकिन मध्यकाल में इसकी राजधानी कत्यूर घाटी बैजनाथ जो कि बागेश्वर में स्थित है वहाँ पर कर दी गई। तो दोस्तों जो कत्यूरी वंश है इसका जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? ब्रह्मदेव थे। ठीक है, और इसके स्रोत हमको कहाँ से मिलते हैं? जो राजुला मालुशाही है, आपको पता ही होगा, इसके यहाँ इसमें इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक प्रेम प्रसंग है जिसमें हमको इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश की कुछ शाखाएं थी, जैसे कत्यूर बैजनाथ हो गया, डोडी के मल्ल वर्तमान में पश्चिम नेपाल में जो, और काली कुमाऊँ हो गया, अस्कोट के रजवार हो गया, और सीरा के मल्ल हो गया। ठीक है, और सौर के मल्ल हो गया, और बारामंडल व द्वारहाट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ शाखाएँ हैं इसकी। और 1191 में नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों इस डेट को आप याद कर लीजिए कि 1191 में नेपाल के राजा उस टाइम कौन थे? अशोक चल्ल। ठीक है, इन्होंने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण करके इसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अशोक चल्ल को आप याद कर लीजिए अच्छे से इस नाम को। और अगला है 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक काचल्लदे ने कुमाऊँ पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, कुमाऊँ को। तो दोस्तों थोड़ा बहुत अब हम जिया रानी के बारे में भी देख लेते हैं कि जिया रानी कौन थी। ठीक है, तो दोस्तों जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की राजमाता कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की राजमाता कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि कत्यूरी राजवंश की राजमाता किसे कहा जाता है? तो आप वहाँ पर क्या आंसर दोगे? जिया रानी को। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? मौला देवी पुंडिर था। और जिया रानी को कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। ठीक है, तो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो जिया रानी को कहा जाता है। इनके पति प्रीतम देव थे और वह पिता अमरदेव पुंडिर थे जो कि हरिद्वार के राजा थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों ऐसी वीडियोस को रोज़ देखने के लिए, उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने के लिए और न्यू वीडियोस को देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।